हैं 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी आपके परीक्षा में आने वाले हैं, एक एक नंबर के। तो चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है। पहला ऑप्शन है बिस्मार्क, दूसरा नेपोलियन, तीसरा ड्यूक मेटरनिख और तीसरा है ज्यूसेपी मोत्सिनी। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर करिए इसको कमेंट बॉक्स में। ये 20 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे ही पेपर आएंगे, 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी रहेंगे और उसके बाद अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरी प्रश्न। 20 नंबर आपको जो है एकदम इस बार OMR पे होने वाले हैं। ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में। तो बताइए इसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। नेपोलियन, वियना संधि नेपोलियन से संबंधित है। किससे? नेपोलियन से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सारे ग्रुप में एक बार शेयर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए शेयर करिए फटाफट सारे लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। पहला दे रखा है ऑप्शन, सभी जातीय समूह में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। बी ऑप्शन है, सभी जातीय समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। और तीसरा ऑप्शन दे रखा है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। और चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बेल्जियम मॉडल क्या था। सभी संप्रदायों को समान अधिकार दिया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, इसके अनुसार यही सही होगा। सबको अधिकार प्रदान किया गया था बेल्जियम मॉडल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। पहला ऑप्शन है बाढ़ के कारण, दूसरा सूखे के कारण, तीसरा महामंदी के कारण और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कि 1928 से 34 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका। कौन सा कारण था उस समय। महामंदी के कारण। कौन से कारण। महामंदी के कारण जो है गेहूं की कीमत काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए ब्रेटन वुड्स नामक संस्था कहाँ स्थित है। अमेरिका में, यूरोप में या अफ्रीका में। कहाँ स्थित है। अमेरिका। पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स जो है अमेरिका में स्थित है। 1944 में इसको 44 देशों के सम्मेलन के साथ इसका गठन किया गया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेटन वुड्स संस्था 1944 में गठित हुई थी। चलिए पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। पहला कठोर संविधान, दूसरा शक्तियों का केंद्रीयकरण और तीसरा संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय। संघीय सरकार में संविधान भी होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी होता है। कह रहा है कौन सा नहीं होता। संघीय सरकार में संविधान भी होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी होता है, शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं होता। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? पहला ऑप्शन धर्म, दूसरा भाषा, तीसरा धर्म और भाषा दोनों और दोनों दे रखा है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? धर्म और भाषा दोनों। सामाजिक विभाजन का कारण धर्म और भाषा दोनों है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, पहला समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, दूसरा ऑप्शन है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, और तीसरा ऑप्शन है बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करें, लैंगिक विभाजन कैसे होता है? स्त्रियों पुरुष को अलग अलग। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता। क्या हो जाएगा? स्त्री और पुरुष के बीच जैविक भिन्नता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सब लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जर्मनी, दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा इटली और चौथा ब्रिटेन। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का उदय कहाँ हुआ था? 1789 में किस जगह हुआ था? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? ड्यूक मेटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा ऑप्शन है विक्टर इमैनुअल, और तीसरा ऑप्शन है काल्विन, और चौथा है ज्यूसेपी मोत्सिनी। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे 20 क्वेश्चन इसी प्रकार आपको मिलेंगे। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ज्यूसेपी मोत्सिनी। कौन हो जाएंगे? ज्यूसेपी मोत्सिनी, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह पहला नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, दूसरा ऑप्शन है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, तीसरा है दोनों को, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, क्यों अच्छी है ये? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्तियों की गरिमा को भी बढ़ावा देता है। तो यह पे हो जाएगा और वह दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? पहला नवीकरण योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन, और तीसरा है जैव संसाधन, और चौथा है संभावी संसाधन। बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? सारे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरण योग्य संसाधन है। कैसा है? अ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही, नवीकरण योग्य संसाधन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि का संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं?
गहन खेती, दूसरा ऑप्शन अधिक सिंचाई, तीसरा वनोन्मूलन और चौथा है अति पशुचारण। बताइए चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या हैं? गहन खेती है, अधिक सिंचाई है, या वनोन्मूलन है, या अति पशुचारण है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। अधिक सिंचाई। क्या पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है। बताइए भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। पहला केरल, दूसरा बिहार, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा हरियाणा। बताओ चारों में से किस में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल, बिहार, पंजाब, हरियाणा। सबसे ज़्यादा शिक्षा भी केरल में है और सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर भी केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है रोजगार की परिस्थितियाँ, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक क्रिया की प्रकृति, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उद्यम का स्वामित्व और चौथा ऑप्शन है किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक मतलब पब्लिक और निजी मतलब प्राइवेट। तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिए जितने लोग देख रहे हैं। उद्यम का स्वामित्व। किस आधार पर। उद्यम का स्वामित्व। इसी के आधार पर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का वर्गीकृत किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या दे रखा है। अगला दिया है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। भूक्षरण से क्या तात्पर्य है। पहला भूमि का अनुपजाऊ होना, दूसरा ऑप्शन है भूमि का दलदली होना, तीसरा ऑप्शन है भूमि का उपजाऊ होना और चौथा ऑप्शन है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण से क्या होता है। जो मिट्टी है वो कट कट के चली जाती है, छोटे छोटे धूल के कणों में उड़ जाता है हवा के साथ। बारिश होता है तो पानी के साथ बह जाता है, तो उससे भूमि क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाता है। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है, भूमि का अनउपजाऊ होना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, चंबल घाटी। गोंडवाना कोयला का जमाव दामोदर घाटी में सबसे ज़्यादा होता है, सोन नदी में भी होता है, महानदी में भी होता है, केवल चंबल घाटी में नहीं होता है। केवल चंबल घाटी में नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, द वाला चंबल घाटी। गोंडवाना कोयला का जमाव दामोदर में भी होता है, सोन में भी होता है, महानदी घाटी में भी होता है, चंबल में नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के लिए सबसे उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। बताइए भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वह ऑप्शन है वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सकें, तीसरा है अधिक मजदूरी, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है। सबसे अधिक विकास का लक्ष्य कौन सा है। अगर उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य मिलेगा तो भूमिहीन को कोई फ़ायदा नहीं, वो अपने बच्चों को विदेश में बचा सकें, ये सब कोनो बात नहीं। अधिक मजदूरी अगर मिले तो हो सकता है विकास हो सकता है। अधिक मजदूरी ही बिल्कुल सही ऑप्शन है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। पहला, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधक का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा, सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधकों को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। और चौथा, अधिकतर देश व्यापार अवरोधकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए करते हैं, ये भी सही है। तो कह रहा है अवरोधकों का लक्षण नहीं है बी वाला, सरकार का यह निर्णय ले सकती है कि देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, भूतापी ऊर्जा, दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोयला तो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, भूतापी ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कोयला है, पेट्रोलियम है, लेकिन भूतापी ऊर्जा नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भूतापी ऊर्जा। चलिए आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का ये सेट था। ऐसे ही 20 क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। इसका आंसर सब लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और एक बार शेयर करिए इस सेशन को। 10वां क्वेश्चन दिया है कि वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। सब लोग एक बार शेयर कर दो इसको, सब लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको एक बार। पहला ऑप्शन दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। और तीसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। तो वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई, ये भी सही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, ये भी सही। और तीसरा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, ये भी सही है। तो इसमें हमें लगता है उपरोक्त सभी ऑप्शन लगभग सही हैं। तो चलिए आज के 20 क्वेश्चन थे जो एक एक नंबर के प्रश्न थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। तो एक बार सारे लोग सेशन को शेयर करिए और फिर अति लघु वाले प्रश्न के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपको अति लघु